हर हर महादेव, हर हर महादेव। असहयोग आंदोलन वापसी के बाद भारतीय राजनीति। असहयोग आंदोलन वापसी के बाद भारतीय राजनीति। असहयोग आंदोलन वापसी के बाद भारतीय राजनीति। स्वराज पार्टी 1927, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्ना की 14 सूत्री मांग 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, गांधी का 11 सूत्री मांग 1930, अभिनव आंदोलन 1930। असहयोग आंदोलन के वापसी के बाद भारतीय राजनीति। स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्री मांग, लाहौर अधिवेशन, गांधी के 11 सूत्री मांग, अभिनव आंदोलन। असहयोग आंदोलन वापसी के बाद भारतीय राजनीति। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन वापसी के बाद भारतीय राजनीति। स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्री मांग, लाहौर अधिवेशन, गांधी का 11 सूत्री मांग, सविनय आंदोलन। असहयोग आंदोलन वापसी के बाद भारतीय राजनीति। स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्री मांग, लाहौर अधिवेशन, गांधी का 11 सूत्री मांग, सविनय आंदोलन। स्वराज पार्टी 1927। 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 असहयोग आंदोलन के पश्चात कांग्रेस की राजनीति में मतभेद। असहयोग आंदोलन के पश्चात कांग्रेस की राजनीति में मतभेद। असहयोग आंदोलन के पश्चात कांग्रेस की राजनीति में मतभेद। असहयोग आंदोलन के पश्चात कांग्रेस की राजनीति में मतभेद। परिवर्तनवादी गुट, अपरिवर्तनवादी गुट, परिवर्तनवादी गुट, अपरिवर्तनवादी गुट, परिवर्तनवादी गुट, अपरिवर्तनवादी गुट, परिवर्तनवादी गुट, अपरिवर्तनवादी गुट। परिवर्तनवादी गुट चली आ रही गांधीवादी नीति में परिवर्तन चाहते हैं तथा अब चुनाव में भागीदारी कर सदन में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना चाहते हैं। परिवर्तनवादी गुट चली आ रही गांधीवादी नीति में परिवर्तन चाहते हैं तथा अब चुनाव में भागीदारी कर सदन में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना चाहते हैं। परिवर्तनवादी गुट चली आ रही गांधीवादी नीति में परिवर्तन चाहते हैं तथा अब चुनाव में भागीदारी कर सदन में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना चाहते हैं। परिवर्तनवादी गुट चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल। 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 अपरिवर्तनवादी गुट चली आ रही गांधीवादी नीति के तहत कार्य करना चाहते हैं और रचनात्मक कार्य पर बल देते हैं। चली आ रही गांधीवादी नीति के तहत कार्य करना चाहते हैं और रचनात्मक कार्यक्रम पर बल देते हैं। चली आ रही गांधीवादी नीति के तहत कार्य करना चाहते हैं और रचनात्मक कार्यक्रम पर बल देते हैं। चली आ रही गांधीवादी नीति के तहत कार्य करना चाहते हैं और रचनात्मक कार्यक्रम पर बल देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर 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 राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी वल्लभ भाई पटेल। परिवर्तनवादी गुट चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल। परिवर्तनवादी गुट चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल। 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 अपरिवर्तनवादी गुट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी वल्लभ भाई पटेल। 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 1922 के गए अधिवेशन अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने इस मांग को स्वीकार किया। चित्तरंजन दास कांग्रेस से त्यागपत्र देकर स्वराज दल की स्थापना की। 1922 के गया अधिवेशन अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। चित्तरंजन दास कांग्रेस से त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1922 के गया अधिवेशन अध्यक्ष चित्तरंजन दास में इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। चित्तरंजन दास कांग्रेस से त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1922 के गया अधिवेशन अध्यक्ष चित्तरंजन दास में इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। चित्तरंजन दास कांग्रेस से त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1922 के गया अधिवेशन अध्यक्ष चित्तरंजन दास में इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। चित्तरंजन दास कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। असहयोग आंदोलन की वापसी के पश्चात कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद हुआ। इसी क्रम में परिवर्तनवादी एवं अपरिवर्तनवादी गुट सामने आए। असहयोग आंदोलन की वापसी के पश्चात कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद पैदा हुआ। इसी क्रम में परिवर्तनवादी एवं अपरिवर्तनवादी गुट सामने आए। असहयोग आंदोलन की वापसी के पश्चात कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद पैदा हुआ। इसी क्रम में परिवर्तनवादी एवं अपरिवर्तनवादी गुट सामने आए। परिवर्तनवादी गुट के नेता चले आ रही गांधीवादी नीति में परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तनवादी गुट चले आ रही परिवर्तनवादी गुट के नेता चली आ रही गांधीवादी नीति में परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तनवादी गुट के नेता चली आ रही गांधीवादी नीति में परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तनवादी गुट के नेता चली आ रही गांधीवादी नीति में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना
इनका मानना था कि कांग्रेस चुनाव में शामिल हो और विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करे। इनका मानना था कि कांग्रेस चुनाव में शामिल हो और विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करे। इनका मानना था कि कांग्रेस चुनाव में शामिल हो विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करे। दूसरी ओर अपरिवर्तनवादी गुट के नेता चली आ रही गांधीवादी नीतियों में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर अपरिवर्तनवादी गुट के नेता चली आ रही गांधीवादी नीतियों में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर अपरिवर्तनवादी गुट के नेता चली आ रही गांधीवादी नीतियों में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वे गांधीवादी रचनात्मक कार्यों को ही चलाए जाने के पक्ष में थे बल्कि वे गांधीवादी रचनात्मक कार्यों को ही चलाए जाने के पक्ष में थे बल्कि वे गांधीवादी रचनात्मक कार्यों को ही चलाए जाने के पक्ष में थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के गए अधिवेशन में अध्यक्ष जयचंदन दास विधायिका में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के गए अधिवेशन में अध्यक्ष जयचंदन दास विधायिका में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष जयचंदन दास विधायिका में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। विधायिका में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। विधायिका में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के गए अधिवेशन में अध्यक्ष जयचंदन दास विधायिका में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के गए अधिवेशन में अध्यक्ष जयचंदन दास विधायिका में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष जयचंदन दास विधायिका में प्रवेश संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। अध्यक्ष जयचंदन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जयचंदन दास एवं सचिव मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष जयचंदन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जयचंदन दास एवं सचिव मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष जयचंदन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष जयचंदन दास एवं सचिव मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष जयचंदन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जयचंदन दास सचिव मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष जयचंदन दास सचिव मोतीलाल नेहरू 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 थे। इसका गठन इलाहाबाद में हुआ। इसका गठन इलाहाबाद में इसका गठन इलाहाबाद में हुआ। 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 स्वराज पार्टी की मांग थी कि भारत को शीघ्र ही डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, नागरिक अधिकार प्रदान किए जाए तथा भारतीय मुद्दे पर विचार करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। स्वराज पार्टी की मांग थी कि भारत को शीघ्र ही डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, नागरिक अधिकार प्रदान किया जाए तथा भारतीय मुद्दे पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। स्वराज पार्टी की मांग थी कि भारत को शीघ्र ही डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, नागरिक अधिकार प्रदान किए जाए तथा भारतीय मुद्दे पर विचार करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। स्वराज पार्टी की मांग थी कि भारत को शीघ्र ही डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, नागरिक अधिकार प्रदान किया जाए तथा भारतीय मुद्दे पर विचार करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि विधायिका में पहुंचकर सरकार का विरोध किया जाए। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि विधायिका में पहुंचकर सरकार का विरोध किया जाए। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि विधायिका में पहुंचकर सरकार का विरोध किया जाए। वे सदन में संघर्ष चलाए जाने के पक्ष में थे। वे सदन में संघर्ष चलाए जाने के पक्ष में थे। किंतु 1925 में सी आर दास की मृत्यु के साथ ही स्वराज पार्टी का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। किंतु 1925 में सी आर दास की मृत्यु के साथ ही स्वराज पार्टी का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। किंतु 1925 में सी आर दास की मृत्यु के साथ ही स्वराज पार्टी का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के ठहराव के दौरान सरकार विरोधी गतिविधियां जारी रखी और 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा बिल पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार को पराजित किया। स्वराज पार्टी का सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के ठहराव के दौरान सरकार विरोधी गतिविधि जारी रखी और 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा बिल पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार को पराजित किया। स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के ठहराव के दौरान सरकार विरोधी गतिविधि जारी रखी और 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा बिल पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार को पराजित किया। इसमें यह प्रावधान था कि अवांछित चरित्र वाले विदेशियों को सरकार देश से बाहर कर सकती है। इसमें यह प्रावधान था कि अवांछित चरित्र वाले विदेशियों को सरकार देश से बाहर कर सकती है। इसमें यह प्रावधान था कि अवांछित चरित्र वाले विदेशियों को सरकार देश से बाहर कर सकती है। वस्तुतः इस समय साम्यवादी विचारों को तेजी से प्रसार हो रहा था। वस्तुतः इस समय साम्यवादी विचारों का तेजी से प्रसार हो रहा था। अतः भारत में मौजूद ब्रिटिश सरकार इसे रोकने का प्रयास कर रही थी। अतः भारत में मौजूद ब्रिटिश सरकार इसे रोकने का प्रयास कर रही थी। स्वराज पार्टी ने 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की। स्वराज पार्टी ने 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की। स्वराज पार्टी ने 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की। स्वराज पार्टी ने 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को सबसे स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि
बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। स्वराज पार्टी ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया, इसी क्रम में मूडीमैन आयोग का गठन हुआ। स्वराज पार्टी ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया, इसी क्रम में मूडीमैन आयोग का गठन हुआ। स्वराज पार्टी ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया, इसी क्रम में मूडीमैन आयोग का गठन हुआ। स्वराज पार्टी ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया, इसी क्रम में मूडीमैन आयोग का गठन हुआ। स्वराज पार्टी ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया, इसी क्रम में मूडीमैन आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन 1927। 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 1919 के अधिनियम को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि 10 वर्ष के पश्चात वह इन सुधारों की समीक्षा करेगी। 1919 के अधिनियम को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि 10 वर्ष के पश्चात वह इन सुधारों की समीक्षा करेगी। 1919 के अधिनियम को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की 10 वर्ष के पश्चात वह इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए एक भारतीय विधिक आयोग का गठन किया। किंतु नवंबर 1927 में सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए भारतीय विधिक आयोग का गठन किया। किंतु नवंबर 1927 में ही सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए भारतीय विधिक आयोग का गठन किया। किंतु नवंबर 1927 में ही सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए भारतीय विधिक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन सैमन थे, अतः इसे सैमन कमीशन कहा गया, जिसके सभी सदस्य विदेशी थे। जिसके अध्यक्ष सर जॉन सैमन थे, अतः इसे सैमन कमीशन कहा गया, जिसके सभी 7 सदस्य विदेशी थे। जिसके अध्यक्ष सर जॉन सैमन थे, अतः इसे सैमन कमीशन कहा गया, जिसके सभी 7 सदस्य विदेशी थे। जिसके अध्यक्ष सर जॉन सैमन थे, अतः इसके सैमन कमीशन कहा गया, जिसके सभी 7 सदस्य विदेशी थे। सैमन कमीशन को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार एवं प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह सुझाव देना था कि भारत में उत्तरदायी सरकार जनता द्वारा चुनी हुई कहाँ तक उचित है एवं भारत उसके लिए कहाँ तक तैयार है। सैमन कमीशन को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार एवं प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह सुझाव देना था कि भारत में उत्तरदायी सरकार जनता द्वारा चुनी हुई कहाँ तक उचित है एवं भारत उसके लिए कहाँ तक तैयार है। सैमन कमीशन को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार या प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह सुझाव देना था कि भारत में उत्तरदायी सरकार जनता द्वारा चुनी हुई कहाँ तक उचित है, भारत उसके लिए कहाँ तक तैयार है। आयोग के सभी सदस्यों के विदेशी होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। आयोग के सभी सदस्यों के विदेशी होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। इनका कहना था कि भारतीय मुद्दे पर विचार के लिए आयोग में भारतीय सदस्य का होना जरूरी है। इनका कहना था कि भारतीय मुद्दे पर विचार के लिए आयोग में भारतीय सदस्य का होना जरूरी है। इनका कहना था कि भारतीय मुद्दे पर विचार के लिए आयोग में भारतीय सदस्य का होना जरूरी है। अतः कांग्रेस को 1927 के मद्रास अधिवेशन में आयोग के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। अतः कांग्रेस को 1927 के मद्रास अधिवेशन में आयोग के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। अतः कांग्रेस को 1927 के मद्रास अधिवेशन में आयोग के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। सैमन कमीशन के बहिष्कार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी तथा हिंदू महासभा की भूमिका प्रमुख थी। सैमन कमीशन के बहिष्कार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा की भूमिका प्रमुख थी। सैमन कमीशन के बहिष्कार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा की भूमिका प्रमुख थी। सैमन कमीशन के बहिष्कार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी तथा हिंदू महासभा की भूमिका प्रमुख थी। सैमन कमीशन के बहिष्कार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा, कांग्रेस, 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 मुस्लिम लीग, 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 किसान मजदूर पार्टी, 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 हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। जबकि पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी तथा मोहम्मद रफी के अधीन मुस्लिम लीग अखिल भारतीय अछूत संगठन ने बहिष्कार न करने का निर्णय लिया था और सैमन कमीशन के समर्थन का निर्णय लिया। जबकि पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी तथा मोहम्मद रफी के अधीन मुस्लिम लीग एवं अखिल भारतीय अछूत संगठन ने बहिष्कार न करने का निर्णय लिया तथा सैमन कमीशन के समर्थन का निर्णय लिया। जबकि पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी तथा मोहम्मद रफी के अधीन मुस्लिम लीग अखिल भारतीय अछूत संगठन ने बहिष्कार न करने का निर्णय लिया तथा सैमन कमीशन के समर्थन का निर्णय लिया। जबकि पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी तथा मोहम्मद रफी के अधीन मुस्लिम लीग अखिल भारतीय अछूत संगठन ने बहिष्कार न करने का निर्णय लिया तथा सैमन कमीशन के समर्थन का निर्णय लिया। जबकि पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी तथा मोहम्मद रफी के अधीन मुस्लिम लीग अखिल भारतीय अछूत संगठन ने बहिष्कार न करने का निर्णय लिया था सैमन कमीशन के समर्थन का निर्णय लिया। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, 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 मद्रास की जस्टिस 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 पार्टी, मोहम्मद शफी के अधीन मुस्लिम लीग, 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 अखिल भारतीय अछूत संगठन, 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 अखिल भारतीय अछूत संगठन। सैमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा, जिसे काले झंडे दिखाए गए। 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928,
3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचे, जहां से काले झंडे दिए गए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा, जहां से काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा, जहां से काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचे, जहां से काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान लाहौर में इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां चलाई। फलतः नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान लाहौर में इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां चलाई। फलतः नवंबर 1928 में उसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान लाहौर में इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां चलाई। फलतः 1928 में नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। पहला, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार गठन किया जाए। पहले, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए, क्योंकि अभी इसके लिए उचित समय नहीं आया है। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए, क्योंकि अभी इसके लिए उचित समय नहीं आया है। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए, क्योंकि अभी इसके लिए उचित समय नहीं आया। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए, क्योंकि अभी इसके लिए उचित समय नहीं आया। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए, क्योंकि अभी इसके लिए उचित समय नहीं आया। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। 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 उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए तथा वर्मा को देश से अलग किया जाए। उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए तथा वर्मा को देश से अलग किया जाए। उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए तथा वर्मा को देश से अलग किया जाए। उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए तथा वर्मा को देश से अलग किया जाए। उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए तथा वर्मा को देश से अलग किया जाए। उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए तथा वर्मा को देश से अलग किया जाए। उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए तथा वर्मा को देश से अलग किया जाए। नेहरू रिपोर्ट 1928। 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 भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को स्वीकार हो। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को स्वीकार हो। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को स्वीकार हो। इसी क्रम में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसमें शोएब कुरैशी, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह आदि शामिल थे। इसी क्रम में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसमें शोएब कुरैशी, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह आदि शामिल थे। इसी क्रम में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसमें शोएब कुरैशी, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह आदि शामिल थे। इसी क्रम में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसमें शोएब कुरैशी, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह आदि शामिल थे। इसी क्रम में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसमें शोएब कुरैशी, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह आदि शामिल थे। इस समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। इस समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। इस समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। पहला, भारत को डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू किया जाए। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू किया जाए। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू किया जाए। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू किया जाए। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू किया जाए। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। 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 भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो।
मौलिक अधिकारों जैसे वयस्क मताधिकार एवं महिलाओं को समान अधिकार मिले। मौलिक अधिकारों जैसे वयस्क मताधिकार एवं महिलाओं को समान अधिकार मिले। मौलिक अधिकारों जैसे वयस्क मताधिकार एवं महिलाओं को समान अधिकार मिले। मौलिक अधिकारों जैसे वयस्क मताधिकार एवं महिलाओं को समान अधिकार मिले। मौलिक अधिकारों जैसे वयस्क मताधिकार एवं महिलाओं को समान अधिकार मिले। मौलिक अधिकारों जैसे वयस्क मताधिकार एवं महिलाओं को समान अधिकार मिले। मौलिक अधिकारों जैसे वयस्क मताधिकार एवं महिलाओं को समान अधिकार मिले। केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाए और अवशि शक्तियाँ केंद्र को दी जाए। केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाए और अवशि शक्तियाँ केंद्र को दी जाए। केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाए और अवशि शक्तियाँ केंद्र को दी जाए। केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाए और अवशि शक्तियाँ केंद्र को दी जाए। केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाए और 80 शक्तियाँ केंद्र को दी जाए। केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाए और 80 शक्तियाँ केंद्र को दी जाए। सिंध को बंबई से अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाए। सिंध को बंबई से अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाए। सिंध को बंबई से अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाए। सिंध को बंबई से अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाए। सिंध को बंबई से अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाए। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। भारत में प्रतिरक्षा समिति और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। भारत में प्रतिरक्षा समिति और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। भारत में प्रतिरक्षा समिति और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य 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 की स्थापना की जाए। नेहरू रिपोर्ट में शामिल प्रावधान इसके सदस्यों के बहुमत के आधार पर बनाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट में शामिल प्रावधान इसके सदस्यों के बहुमत के आधार पर बनाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट में शामिल प्रावधान इसके सदस्यों के बहुमत के आधार पर बनाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट में शामिल प्रावधान इसके सदस्यों के बहुमत के आधार पर बनाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर असहमत थे। नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर असहमत है। नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे से असहमत है। नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे से असहमत है। नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर असहमत है। नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे से असहमत है। नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे से असहमत है। नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे से असहमत है। अतः इन दोनों ने मिलकर 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया और पूर्ण स्वराज की मांग की। अतः इन दोनों ने 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग के गठन किया और पूर्ण स्वराज की मांग की। अतः इन दोनों ने मिलकर 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया और पूर्ण स्वराज की मांग की। अतः इन दोनों ने मिलकर 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया, पूर्ण स्वराज की मांग की। था इन दोनों ने 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया और पूर्ण स्वराज की मांग की। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसे 1919 के अधिनियम में लागू किया गया था को नेहरू रिपोर्ट में समाप्त करने की मांग, मुस्लिम लीग से मतभेद। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसे 1909 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था को नेहरू रिपोर्ट में समाप्त करने की मांग, मुस्लिम लीग से मतभेद। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसे 1909 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था को नेहरू रिपोर्ट में समाप्त करने की मांग, मुस्लिम लीग से मतभेद। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग 1929। 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 जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार कर दिया और मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार कर दिया और मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार कर दिया और मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार कर दिया अब मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार कर दिया और मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की, जिसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने, प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां देने तथा बंबई से सिंध को शीघ्र अलग करने की मांग मुख्य रूप से शामिल थी। जिसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने, प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां देने तथा बंबई से सिंध को शीघ्र अलग करने की मांग मुख्य रूप से शामिल थी। जिसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने, प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां देने तथा बंबई को से सिंध को शीघ्र अलग करने की मांग मुख्य रूप से शामिल थी। जिसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने, प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां देने तथा बंबई से सिंध को शीघ्र अलग करने की मांग मुख्य रूप से शामिल थी। जिसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने, प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां देने तथा बंबई से सिंध को शीघ्र अलग करने की मांग मुख्य रूप से शामिल थी। यह मांग मुस्लिम अलगाव एवं सांप्रदायिकता के विकास में सहायक सिद्ध हुई। यह मांग मुस्लिम अलगाव एवं सांप्रदायिकता के विकास में सहायक सिद्ध हुई। यह मांग मुस्लिम अलगाव एवं सांप्रदायिकता के विकास में सहायक सिद्ध हुई। यह मांग मुस्लिम अलगाव एवं सांप्रदायिकता के विकास में सहायक सिद्ध हुई। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। 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 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। इस अधिनियम में नेहरू ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस अधिनियम में नेहरू ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस अधिनियम में नेहरू ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा।
इस अधिनियम में नेहरू ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस अधिनियम में नेहरू ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत किया गया। गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत किया। गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत किया। गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत किया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को 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 संपूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया। संपूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया। संपूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया। संपूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक समाजवादी हूं, मेरा राजा महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं है और न ही उस उद्योग में विश्वास करता हूं जिसे आधुनिक राजा महाराजा निर्मित करते हैं और पुराने राजाओं से अधिक जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं तथा जो पुराने सामंतों के समान ही लूटपाट और शोषण का तरीका अपनाते हैं। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक ऐसा समाजवादी हूँ, मेरा राजा महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं है और न ही इस उद्योग में विश्वास करता हूँ जिसे आधुनिक राजा महाराजा निर्मित करते हैं और पुराने राजाओं से अधिक जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं तथा जो पुराने सामंतों के समान ही लूटपाट और शोषण का तरीका अपनाते हैं। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ, मेरा राजा महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं और न ही उस उद्योग में विश्वास करता हूँ जिसे आधुनिक राजा महाराजा निर्मित करते हैं, पुराने राजाओं से अधिक जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं तथा जो पुराने सामंतों के समान ही लूटपाट और शोषण का तरीका अपनाते हैं। गांधी का 11 सूत्रीय मांग जनवरी 1930। 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 गांधी ने जनवरी 1930 में अपने यंग इंडिया लेख में 11 सूत्रीय मांग प्रकाशित कर वायसराय इरविन का समक्ष रखा। इसमें प्रमुख मांग थी। गांधी ने जनवरी 1930 में अपने यंग इंडिया में लेख में 11 सूत्रीय मांग प्रकाशित कर वायसराय इरविन के समक्ष रखा। गांधी ने जनवरी 1930 में अपने यंग इंडिया लेख में 11 सूत्रीय मांग प्रकाशित कर वायसराय इरविन के समक्ष रखा। गांधी ने जनवरी 1930 में अपने यंग इंडिया लेख में 11 सूत्रीय मांग प्रकाशित कर वायसराय इरविन के समक्ष रखा। गांधी ने जनवरी 1930 में अपने यंग इंडिया के लेख में 11 सूत्रीय मांग प्रकाशित कर वायसराय इरविन के समक्ष रखा। इसमें प्रमुख मांग थी सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी। सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी। सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी। सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी। सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी। सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी। सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी। सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी। सिविल सेवा एवं सेना के व्यय में 50% की कमी। लगान 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 में 50% की कमी। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नशीले वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नमक कर समाप्त किया जाए और नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो। नमक कर समाप्त किया जाए और नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो। नमक कर समाप्त किया जाए और नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो। नमक कर समाप्त किया जाए और नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो। नमक कर समाप्त किया जाए और नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो। नमक कर समाप्त किया जाए और नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो। नमक कर समाप्त किया जाए और नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो। नमक कर समाप्त किया जाए और नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो। भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए अर्थात विदेशी कपड़ों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर उसे नियंत्रित किया जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए अर्थात विदेशी कपड़ों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर उसे नियंत्रित किया जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए अर्थात विदेशी कपड़ों के आयात पर शुल्क लगाकर उसे नियंत्रित किया जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए अर्थात विदेशी कपड़ों के आयात पर शुल्क लगाकर उसे नियंत्रित किया जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए अर्थात विदेशी कपड़ों के आयात पर शुल्क लगाकर उसे नियंत्रित किया जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए अर्थात विदेशी कपड़ों के आयात पर शुल्क लगाकर उसे नियंत्रित किया जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए अर्थात विदेशी कपड़ों के आयात पर शुल्क लगाकर उसे नियंत्रित किया जाए। जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदी आज़ाद कर दिए जाए। जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदी आज़ाद किए जाए। जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदी आज़ाद कर दिए जाए। जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदी आज़ाद कर दिए जाए। जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदी आज़ाद कर दिए जाए। जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदी आज़ाद कर दिए जाए। जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदी आज़ाद कर दिए जाए। गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। गुप्तचर विभाग पर सरकार सार्वजनिक नियंत्रण हो। गुप्तचर विभाग पर 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 सार्वजनिक नियंत्रण हो।
शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए। सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था, सरकार का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा। सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था, सरकार का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा। सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था, सरकार का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा। सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था, सरकार का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा। इस पर गांधी ने कहा कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इस पर गांधी ने कहा कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इस पर गांधी ने कहा कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इस पर गांधी ने कहा था कि हमने घुटने टेक कर हमने रोटी मांगी, बदले में पत्थर मिला। इस पर गांधी ने कहा कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला। अंग्रेजी राज सिर्फ बल प्रयोग का जवाब देता है, इसी क्रम में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजी राज सिर्फ बल प्रयोग का जवाब देता है, इसी क्रम में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजी राज सिर्फ बल प्रयोग का जवाब देता है, इसी क्रम में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजी राज सिर्फ बल प्रयोग पर का जवाब देता है, इसी क्रम में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। हर हर महादेव।